इंट्रोडक्शन टू अरेज। हमने ऑलरेडी कुछ डेटा टाइप्स पढ़ रखी हैं जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर। आज हम एक न्यू टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसे कहते हैं अरे। गौर करें, मैंने लफ्ज़ डेटा स्ट्रक्चर कहा है, डेटा टाइप नहीं। यानी ये कोई न्यू डेटा टाइप नहीं जिसको डिक्लेयर किया जा सके, बल्कि ऑलरेडी मौजूद डेटा टाइप्स की एक्सटेंडेड फॉर्म है। मिसाल के तौर पे आप 6 फ्रेंड्स की एज, वेट, सैलरी और उनके नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्टोर करना चाहते हैं, तो गिवन डेटा टाइप्स के सामने 6 वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे इन ईच कैटेगरी। तो लॉन्ग लिस्ट ऑफ वेरिएबल नेम्स जो हम सेम डेटा टाइप्स में यूज़ कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है अरे ने। यूज़र को अलाउ करता है कि सिंगल वेरिएबल नेम का इस्तेमाल करे फॉर कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। इस तरह प्रोग्राम का साइज़ भी रिड्यूस हो जाता है, नंबर्स और स्ट्रिंग्स की लिस्ट को हैंडल करना भी इजी हो जाता है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिंपल और इजी हो जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ एन अरे। अरे सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं जो कि कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस में होती हैं। कंटिगुअस मतलब साथ साथ जुड़ी हुई। बजाय इसके कि हम 6 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं मार्क्स 1 से मार्क्स 6 तक, हमने अरे वेरिएबल डिक्लेयर किया है मार्क्स। अरे का हर सेल एक डिफरेंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और हर एलिमेंट मार्क्स ऑफ अ सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे हुए नंबर्स इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी मदद से हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ अरे को एक्सेस कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली उस तक पहुंच सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे की इंडेक्स हमेशा 0 होगी, लिहाजा लास्ट एलिमेंट ऑफ अरे की इंडेक्स अरे के टोटल साइज से 1 लेस होगी, यानी हमारे केस में 5। इंडेक्स हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी। डिक्लेयरिंग एन अरे। सी प्लस प्लस में अरे को डिक्लेयर करने के लिए डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। टाइप ऑफ एलिमेंट्स यानी डेटा टाइप, नेम ऑफ अरे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उसमें स्टोर करने हैं। जनरल फॉर्म ऑफ अरे की डिक्लेरेशन कैसी होती है? पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर अरे नेम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स में अरे साइज। डेटा टाइप में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। अरे नेम कोई वैलिड वेरिएबल नेम होना चाहिए। सी प्लस प्लस का कोई रिजर्व वर्ड नहीं यूज़ करना। और अरे साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे को जाहिर करेगा कि उसमें कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 6, 10, 200 या इससे भी ज़्यादा। इस तरह की अरे को वन डायमेंशनल अरे कहते हैं। मिसाल के तौर पे इस अरे का डेटा टाइप है इंटीजर, अरे नेम है मार्क्स और इंडेक्स है 6, यानी 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर कर सकती है ये वाली अरे। कुछ और अरेज डिक्लेयर करते हैं। इंटीजर ए इन स्क्वायर ब्रैकेट 10 और इंटीजर बी इन स्क्वायर ब्रैकेट 15। यानी हमने 2 अरेज डिफाइन की हैं ऑफ डेटा टाइप इंटीजर। अरे ए में 10 वैल्यू स्टोर की जा सकती हैं और अरे बी में 15। एक और अरे डेटा टाइप फ्लोट में डिक्लेयर करते हैं। ये अरे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करेगी और टोटल 8 लोगों या चीज़ों के वेट्स की वैल्यू स्टोर कर सकती है। इनिशियलाइजेशन ऑफ एन अरे। ये जो मार्क्स नाम की अरे हमने डिक्लेयर की हुई है अभी इनिशियलाइज नहीं है, यानी इसके 6 एलिमेंट्स में कोई वैल्यू नहीं है। पर डिक्लेरेशन के साथ ही अगर इसको इनिशियलाइज करना हो तो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे, तो वो अरे में अपनी अपनी लोकेशन पे फिल इन हो जाएंगे। अरे को डिक्लेयर करते वक्त ज़रूरी नहीं है कि अरे साइज़ लाजमन मेंशन करें, क्योंकि सी प्लस प्लस कंपाइलर कर्ली ब्रैकेट्स में मौजूद वैल्यूज़ को काउंट करके अरे साइज़ फाइंड कर लेते हैं। लिहाजा इस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को हम यूं भी लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट दरअसल 6 स्टेटमेंट्स के इक्वल है, यानी अरे का एक बड़ा फ़ायदा प्रोग्राम के कोड को आसान और स्मॉल कर देना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अरेज का इस्तेमाल इन प्रोग्राम्स। यूजिंग अरे इन प्रोग्राम्स। हम 3 प्रोग्राम्स देखते हैं जो हमें ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि अरेज किस तरह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए सिंपल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। प्रोग्राम 1। The following program reads 5 integer values in array A and finds their total and average। ये इसका कोड है। इसमें डेटा टाइप इंटीजर में एक अरे डिफाइन की गई है विद नेम A, यानी A0 से A4 तक।
एक इंटीजर वेरिएबल k है जो कि फॉर लूप्स में यूज़ होगा। एक इंटीजर वेरिएबल टोटल है जो सबको सम करेगा। फिर एवरेज वेरिएबल की डेटा टाइप फ्लोट रखी है क्योंकि एवरेज निकालने पे डेसिमल नंबर भी आ सकता है। अब देखें, फर्स्ट फॉर लूप जब रन होगा तो k की इनिशियल वैल्यू 0 है। आउटपुट स्क्रीन पे सी आउट की वजह से प्रिंट होगा एंटर अ नंबर। सी इन कमांड की वजह से स्कैनिंग शुरू हो जाएगी कि हम कुछ इनपुट करें। हम एंटर कर देते हैं 8। ये 8 अरे में A0 पे सेव हो जाएगा। अब दोबारा लूप रन होगा, k की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी और स्क्रीन पे सी आउट की वजह से प्रिंट होगा एंटर अ नंबर। सी इन कमांड की वजह से स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। हम नंबर एंटर कर देते हैं 13। ये 13 अरे में A1 पे सेव हो जाएगा। अब तीसरी बार लूप रन होगा, k की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 2 और स्क्रीन पे सी आउट की वजह से प्रिंट होगा एंटर अ नंबर। सी इन कमांड की वजह से स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। हम नंबर एंटर कर देते हैं इस बार 20। ये 20 अरे में A2 पे सेव हो जाएगा। अब चौथी बार लूप रन होगा, k की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 होगी और स्क्रीन पे सी आउट की वजह से प्रिंट होगा एंटर अ नंबर। सी इन कमांड की वजह से स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। हम नंबर एंटर कर देते हैं 5। ये 5 अरे में A3 पे सेव हो जाएगा। अब फिफ्थ टाइम जब लूप रन होगा तो k की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगी और स्क्रीन पे सी आउट की वजह से प्रिंट होगा एंटर अ नंबर। सी इन कमांड की वजह से स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। हम नंबर एंटर कर देते हैं 9। ये 9 अरे में A4 पे सेव हो जाएगा। अब जब लूप में वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो वो हो जाएगी 5, तो गिवन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए लूप एंड हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में वेरिएबल टोटल को इनिशियलाइज किया है 0 क्योंकि अब हमने अरे ए के सब एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो एक और लूप में बारी बारी ये ऐड होंगे। पहली बार लूप में k इज इक्वल टू 0 है तो A0 की वैल्यू 8 और टोटल में पड़ी वैल्यू 0 को ऐड करने से बना 8। सेकेंड टाइम जब लूप रन हुआ तो k इज इक्वल टू 1 है तो A1 की वैल्यू 13 और टोटल में पड़ी वैल्यू 8 ऐड करने से बना 21। थर्ड बार लूप रन हुआ, k इज इक्वल टू 2 है तो A2 में पड़ी वैल्यू 20 और टोटल में पड़ी 21 को ऐड करने से बना 41। फोर्थ बार k इज इक्वल टू 3 है तो A3 में पड़ी वैल्यू 5 और टोटल में पड़ी 41 को ऐड करके बना 46। पांचवी बार k इज इक्वल टू 4 तो A4 में पड़ी वैल्यू 9 और टोटल में पड़ी वैल्यू 46 को ऐड करके बना 55। अब जब लूप में k की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो वो हो जाएगी 5 जो कि हमारी कंडीशन से बड़ी है, लिहाजा इस लूप से भी अब कंपाइलर एग्जिट हो जाएगा। अब एवरेज कैलकुलेट होगी, यानी टोटल डिवाइडेड बाय 5, यानी 55 डिवाइडेड बाय 5, जिससे वैल्यू आएगी 11.0 क्योंकि एवरेज एक फ्लोट वैल्यू है। आंसर डेसिमल में लिखना है। अब इस नेक्स्ट सी आउट कमांड के नतीजे में स्क्रीन पे प्रिंट होगा टोटल इज इक्वल टू 55 और दूसरी सी आउट कमांड की वजह से प्रिंट होगा एवरेज इज इक्वल टू 11। किस तरह? क्योंकि देखें ये सी आउट के नतीजे में जो इन्वर्टेड कॉमर्स में टोटल है ये तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, जबकि ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर टोटल है तो इसमें वो वैल्यू आएगी जो इस टोटल के अंदर लिखी हुई थी और वो क्या थी 55। जबकि इस सी आउट के नतीजे में इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख रहा हुआ एवरेज, क्योंकि बैकस्लैश एन भी है और एंड लाइन भी है तो नेक्स्ट लाइन में आके एवरेज लिखेगा और इस AVG जो एवरेज की एब्रीविएशन है इसमें वो वैल्यू डालेगा जो टोटल डिवाइडेड बाय 5 से आई थी, यानी 11.0। प्रोग्राम 2। द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स 10 इंटीजर्स एंड प्रिंट्स द बिगेस्ट। ये इसका कोड है। इसमें डेटा टाइप इंटीजर में एक अरे डिफाइन की गई है विद नेम ARR जो कि वर्ड अरे की शॉर्ट फॉर्म है, यानी ARR 0 से ARR 9 तक। एक इंटीजर वेरिएबल k है जो कि वाइल लूप्स में यूज़ होगा। एक इंटीजर वेरिएबल मैक्स है जो कि बिगेस्ट नंबर को अपने अंदर स्टोर करेगा, क्योंकि हमने 10 इंटीजर्स रीड करने हैं और फिर अरे की मेमोरी लोकेशंस पे सेव करने हैं। तो 10 एंट्रीज़ लेने से पहले हम लूप वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं, क्योंकि वाइल लूप शुरू होने से पहले लूप वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना होता है। और सी आउट कमांड की मदद से हम स्क्रीन पे ये स्टेटमेंट लिख लेंगे, एंटर नंबर 1 ऑन ईच लाइन। अब वाइल लूप टेस्ट कंडीशन चेक करेगा। k की वैल्यू जब तक 10 से लेस है तो ये सी इन की कमांड एग्जीक्यूट होती रहेगी। हम पहली बार एंटर करते हैं 38 जो कि अरे में ARR 0 में स्टोर हो जाएगी। अब k की वैल्यू इंक्रीमेंट होके बन जाएगी 1। फिर से लूप कंडीशन चेक होगी और सी इन स्टेटमेंट रन होगी। हम वैल्यू एंटर कर देते हैं 45 जो कि अरे में ARR 1 में स्टोर हो जाएगी।
अब के की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 2। इसी तरह हम हर बार लूप में वैल्यूज़ एंटर करते चले जाएंगे हत्ता कि के की वैल्यू 10 आ जाए। अब जब लूप कंडीशन चेक करेगा तो वो फॉल्स होगी और कंपाइलर वाइल लूप से नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जंप कर जाएगा और वेरिएबल मैक्सिमम में सबसे पहले ARR0 की वैल्यू स्टोर करेगा जो कि है 38। ज़रा क्लियर कर दूं स्क्रीन को। अब वाइल लूप ने तब तक रन होते रहना है जब तक के की वैल्यू 10 से लेस है। अभी के की वैल्यू 1 है तो अरे 1 की वैल्यू को मैक्सिमम की वैल्यू से कंपेयर करेगा जो कि नज़र आ रहा है कि 45 इज़ ग्रेटर देन 38। तो ये इस कमांड की मदद से मैक्सिमम की वैल्यू को अपडेट कर देगा। अब यही काम ये हर स्टेप पे करेगा। नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करेगा और मैक्सिमम को अपडेट करेगा 78। फिर नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करके मैक्सिमम अपडेट करेगा 345। फिर नेक्स्ट को चेक करेगा जो लेस है तो अपडेट नहीं करेगा। इसी तरह बाकी सब स्मॉल हैं तो मैक्सिमम को कंपेयर करता जाएगा पर अपडेट नहीं करेगा। और जब के की वैल्यू 10 हो जाएगी तो लूप से एग्जिट हो जाएगा। अब स्क्रीन दोबारा से ले आऊँ। इस लास्ट सी आउट स्टेटमेंट की वजह से स्क्रीन पे लिखा आएगा द बिगेस्ट नंबर इज़, और ये जो मैक्स लिखा हुआ है यानी मैक्सिमम के अंदर जो लास्ट टाइम वैल्यू आई के स्टोर हुई है वो क्या है 345, तो वो यहाँ पे लिखी आएगी। और आखिर में गेट ख जो लिखा हुआ है इसकी मदद से स्क्रीन होल्ड रहती है। प्रोग्राम 3। दिस प्रोग्राम रीड्स मार्क्स ऑफ n students and prints the number of students passed. Marks are in range of 0 to 100 and passing marks are 33. ये इसका कोड है। इसमें डेटा टाइप इंटीजर में एक अरे डिफाइन की गई है जिसका नाम है मार्क्स और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 50 हो सकते हैं। इसकी इंडेक्स वैल्यू 50 है। फिर वेरिएबल n भी इंटीजर है यानी हम बताएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। के लूप वेरिएबल होगा जो 0 से लेस देन n तक रन होगा। और फिर एक वेरिएबल है पास जो कि काउंटर का काम करेगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 32 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, यानी ये किसी इफ़ कंडीशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट है सी आउट स्टेटमेंट जिसकी वजह से स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्रैकेट में मैक्सिमम 50। क्योंकि हमने अरे की इंडेक्स 50 रखी है तो कहीं कोई गलती से इससे बड़ा नंबर एंटर करके हमारा प्रोग्राम ख़राब ना कर दिए, इसलिए हम लोग सी आउट स्टेटमेंट में ही लिख देते हैं कि इससे बड़ा नंबर नहीं लिखना। अब सीन की वजह से स्कैनिंग शुरू हो जाएगी कि हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एंटर करें। हम एंटर कर देते हैं 10, वो वेरिएबल n में स्टोर हो जाएगा। अब सी आउट की वजह से स्क्रीन पे प्रिंट होगा एंटर मार्क्स 1 ऑन ईच लाइन। अब फॉर लूप रन होगा मगर बुक ने एक गलती की है कि लूप में कहीं भी सी आउट \n या एंड लाइन मैनिपुलेटर की कमांड यूज़ नहीं की, जिसकी वजह से एक ही लाइन में सब प्रिंटिंग होगी। पर चलें फ़िलहाल हम समझ लेते हैं कि बुक ने सी आउट \n की कमांड यूज़ की है और इसी वजह से हर बार न्यू लाइन में टाइप करेंगे। पहली बार लूप रन हुआ तो के की वैल्यू 0 है। सी इन की कमांड एग्जीक्यूट होने पे स्कैनिंग शुरू होती है। हम वैल्यू एंटर करते हैं 55। वो स्टोर हो जाएगी अरे में मार्क्स 0 की लोकेशन पे। सेकंड बार लूप रन होगा तो के की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो गई। सी इन की कमांड एग्जीक्यूट होने पे स्कैनिंग शुरू होती है। हम वैल्यू एंटर कर देते हैं 78। वो स्टोर हो जाएगी अरे में मार्क्स 1 की लोकेशन पे। इसी तरह ये लूप 8 बार और रन होगा और हम वैल्यूज़ एंटर करते चले जाएंगे और वो अरे में अपनी लोकेशन पे स्टोर होती जाएंगी। जब के की वैल्यू 10 हो जाएगी तो लूप अपनी कंडीशन चेक करेगा जो कि फॉल्स होगी क्योंकि के भी 10 और n भी 10, तो लूप एग्जिट हो जाएगा। हमने 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर कर दिए हैं। अब रिज़ल्ट कंपाइल करना है कि कितने पास हैं। तो एक वेरिएबल पास के नाम से हमने शुरू में डिफ़ाइन किया था, अब उसको 0 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं क्योंकि लूप में जब भी हमने सम करना हो तो उससे पहले इनिशियलाइज 0 से करते हैं। अब ये लूप भी के की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेगा और लेस देन n यानी लेस देन 10 तक चलेगा, यानी 9 तक। जहाँ जहाँ मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन 32 इसको मिलेगी, ये पास के अंदर 1 प्लस करता जाएगा। तो 10 बार लूप रन होने में उसको 6 बार मार्क्स ग्रेटर देन 32 मिले और उसने 6 बार 1 ऐड किया और पास की फाइनल वैल्यू आ गई 6। और फिर जब के की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 10 हुई तो लूप कंडीशन चेक करेगा जो कि फॉल्स है क्योंकि 10 लेस देन 10 नहीं होता।
इसलिए लूप एग्जिट हो जाएगा। याद रहे ये ब्रैकेट्स बुक में नहीं लिखी हुई, ये आपको क्लैरिटी के लिए लिख कर दिए मैंने। फाइनली सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट होगी और इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई स्टेटमेंट एज इट इज़ आ जाएगी और पास वेरिएबल की जगह इसमें स्टोर्ड वैल्यू 6 प्रिंट हो जाएगी और आखिर में गेट ख कमांड की वजह से स्क्रीन होल्ड रहती है। द साइज ऑफ फंक्शन, ये इस तरह से लिखा हुआ साइज ऑफ, ये एक फंक्शन है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेन एक फंक्शन है या गेट ख एक फंक्शन है। पर इस साइज ऑफ फंक्शन का काम क्या है? देखें, हमने कुछ डेटा टाइप्स पढ़ रखी हैं जैसे कि कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और डबल फ्लोट। आपको याद होगा कि डेटा टाइप कैरेक्टर सिर्फ 1 बाइट यूज़ करता है, डेटा टाइप इंटीजर 4 बाइट्स, डेटा टाइप फ्लोट 4 बाइट्स और डेटा टाइप डबल फ्लोट ये 8 बाइट्स यूज़ करती हैं। नहीं याद तो रिवाइज कर लें। कैर सिर्फ 1 कैरेक्टर होता है, इसलिए सिर्फ 1 बाइट यूज़ करता है। इंटीजर के साथ जब शॉर्ट लिखा हो तो 2 बाइट्स, वरना 4 बाइट्स। और फ्लोट के लिए अल्फ़ाबेट F से याद रखें 4 बाइट्स और डबल फ्लोट ऑब्वियसली 8 बाइट्स होगा। लेकिन इन सब बातों का साइज़ ऑफ फंक्शन से क्या ताल्लुक़ है? बेसिकली ये फंक्शन हमें नंबर ऑफ़ बाइट्स की इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए पेपर के लिए तो रट्टा लगाएं, बट प्रैक्टिकल के दौरान नंबर ऑफ़ बाइट्स फॉर ईच डेटा टाइप याद रखने की ज़रूरत नहीं। अगर हम लिखें साइज ऑफ और ब्रैकेट में लिख लें इंटीजर, तो इस कंप्लीट की जगह पे हमारे पास वैल्यू आएगी 4। चलें एक प्रोग्राम के कोड से देखते हैं। प्रोग्राम 4, द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रिंट्स द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड कैरेक्टर डेटा टाइप्स। ये इसका कोड है और इसकी आउटपुट स्क्रीन पे ऐसी नज़र आएगी। बुक के कोड में और मेरे कोड में डिफरेंस सिर्फ ये है कि मैंने मल्टीपल सी आउट स्टेटमेंट्स यूज़ की हैं और साथ में हर बार स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमी कॉलन भी यूज़ किया है। इससे गलती होने के इम्कानात कम होते हैं। बुक ने सिर्फ एक ही सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ किया है और इसलिए एक ही सेमी कॉलन यूज़ किया है। इस कोड के रन होने के नतीजे में सबसे पहले टॉप लाइन प्रिंट हुई, फिर सेकंड लाइन की डैश प्रिंट हुई, फिर नेक्स्ट लाइन में इन्वर्टेड कॉमास में मौजूद इंट तो एज इट इज़ प्रिंट हुआ, जबकि साइज ऑफ इंट की जगह इसके लिए यूज़ होने वाली बाइट्स यानी 4 प्रिंट हुई। इसी तरह नेक्स्ट लाइन में इन्वर्टेड कॉमास में मौजूद फ्लोट तो एज इट इज़ प्रिंट हुआ, जबकि साइज ऑफ फ्लोट की जगह इसके लिए यूज़ होने वाली बाइट्स यानी 4 प्रिंट हुई। नेक्स्ट 2 लाइन्स भी इसी तरह डबल और कैरेक्टर के लिए यूज़ होने वाली बाइट्स लिख देंगी। एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे गया और गेट क की वजह से स्क्रीन होल्ड रही। यही साइज ऑफ फंक्शन किसी अरे के लिए रिजर्व नंबर ऑफ बाइट्स मालूम करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। एग्जाम्पल देखें। इस कोड में हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया है एज और एक इंटीजर अरे डिफाइन की है एज, जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं। इन 2 स्टेटमेंट्स की तो सेम आउटपुट होगी जैसे कि पिछले कोड में थी। फिर नेक्स्ट लाइन में इन्वर्टेड कॉमास में मौजूद इंट तो एज इट इज़ प्रिंट हुआ, जबकि साइज ऑफ इंट की जगह इसके लिए यूज़ होने वाली बाइट्स यानी 4 प्रिंट हुई। एक और लाइन ऐड कर देनी है। इन्वर्टेड कॉमास में मौजूद इंट अरे ए एज इट इज़ प्रिंट हुआ, जबकि साइज ऑफ ए की जगह इसके लिए यूज़ होने वाली बाइट्स यानी इंटीजर की बाइट्स 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्रिंट होगा, जो कि बनता है 40। एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे गया और गेट ख की वजह से स्क्रीन होल्ड रहती है। इंट्रोडक्शन टू 2D अरेज। हम सिंपल अरे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो कि 1 डायमेंशनल अरे कहलाती है। उसकी डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल, लेकिन उसकी इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और एंड होगी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1, जो हमारे केस में बन रहा है 4। ये हमारी अरे का लास्ट इंडेक्स नंबर होगा। 2 डायमेंशनल अरे भी सिंगल वेरिएबल नेम यूज़ करती है ताकि सेम टाइप ऑफ डेटा, जैसे यहाँ पे इंटीजर्स हैं, तो इसको रिप्रेजेंट कर सके इन द फॉर्म ऑफ टेबल और मैट्रिक्स। इसकी 2 डायमेंशंस होती हैं। डायमेंशंस यानी डायरेक्शंस समझ लें, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल।
वर्टिकल डायमेंशन रोज को रिप्रेजेंट करती है, जबकि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती है। ये बोलने और लिखने में गड़बड़ नहीं करनी। वर्टिकल डायमेंशन रोज और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कॉलम्स। हमारे पास मौजूद अरे ए में 3 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। टेबल में मौजूद हर सेल अरे के एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन फॉर्म ऑफ ए इन ब्रैकेट रो इंडेक्स नंबर एंड इन ब्रैकेट कॉलम इंडेक्स नंबर, इस तरह से। लेकिन इस पहले एलिमेंट को देखें, इसमें A00 लिखा हुआ है, जबकि रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर भी 1 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंग्लिश में तो हम इसको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ही कहते हैं, मगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कैलकुलेशन में इंडेक्स नंबर्स यूज़ होते हैं, जो कि गिवन रो या कॉलम नंबर से हमेशा 1 लेस होते हैं। अब देखें, रो इंडेक्स नंबर 0 एंड कॉलम इंडेक्स नंबर 0 मैच कर रहे हैं अरे के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंडेक्स नंबर से। अब इसमें सिर्फ याद रखने वाली बात यह है कि पहले रो लिखते हैं या कॉलम। अक्सर लोग भूल जाते हैं। इसको जब हमने याद किया था उस ज़माने में, जिस तरह पेप्सी कोला होती है, कोका कोला होती है, तो एक आरसी कोला आई थी, एक ड्रिंक थी, तो इससे हमने याद कर लिया कि पहले आर आएगा फिर सी। पर अगर आपने देख के भी याद रखना है तो देखें, इस टेबल को लेफ़्ट टू राइट अगर हम लोग मूव करें तो पहले रो इंडेक्स नंबर 0 1 2 से गुजरेगा और बाद में ऊपर लिखे हुए कॉलम इंडेक्स नंबर्स 0 1 2 3 और फिर 4 से गुजरेगा। लिहाजा रो इंडेक्स नंबर पहले और कॉलम इंडेक्स नंबर बाद में। अब एग्जांपल के तौर पे A13 से मुराद है सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम। उम्मीद है अब नहीं भूलेगा। डिफाइनिंग एंड इनिशियलाइजिंग 2D अरेज। जब भी आपने 2D अरे को डिफ़ाइन करना है तो आपको टाइप ऑफ एलिमेंट्स पता होने चाहिए। जैसे इस लिस्ट को देखें, इसमें इंटीजर्स हैं। अरे का नाम आपको पता होना चाहिए या आपने नाम रखना है। हम अरे का नाम ए दे देते हैं। और तीसरी चीज़ ये पता होनी चाहिए कि इस अरे ने कितने एलिमेंट्स स्टोर करने हैं, रोज़ में और कॉलम्स में। 2D अरे की जनरल फॉर्म में सबसे पहले डेटा टाइप होती है, फिर अरे नेम होता है, रो साइज़ और फिर कॉलम साइज़। डेटा टाइप कोई वैलिड डेटा टाइप होनी चाहिए, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर वगैरह। अरे नेम सिंपली नाम है अरे का, जो कि वैलिड वेरिएबल नेम होना चाहिए। रिजर्व्ड वर्ड में से कुछ नहीं यूज़ करना। जबकि रो साइज़ नंबर ऑफ़ रोज़ जाहिर करेगा, जैसे कि 2 3 या 4 रोज़। और कॉलम साइज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, मिसाल के तौर पे 4 5 6 और साथ ही सेमी कॉलम। मिसाल के तौर पे ये स्टेटमेंट अरे ए को डिक्लेयर कर रही है फॉर मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट टेस्ट्स। रो साइज़ 3 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और कॉलम साइज़ 5 नंबर ऑफ़ टेस्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है 3 रोज़ एंड 5 कॉलम्स। स्टूडेंट्स के इंडेक्स नंबर्स की रेंज होगी 0 to 2 और टेस्ट्स के इंडेक्स नंबर्स की रेंज होगी फ्रॉम 0 to 4। अब अगर डेटा टाइप इंटीजर की जगह फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की 2 डायमेंशनल अरे बनानी हो तो इस तरह से लिखें। यहाँ फ्लोट से मुराद है कि डेटा टाइप फ्लोट है, अरे का नाम हाइट है, अरे में 8 रोज़ हैं और 10 कॉलम्स हैं। तो इसलिए रो इंडेक्स की रेंज 0 से 7 तक होगी, जबकि कॉलम इंडेक्स की रेंज 0 से 9 तक होगी। इनिशियलाइजिंग अ 2 डायमेंशनल अरे। जिस तरह 1 डायमेंशनल अरे को डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में इनिशियलाइज किया जा सकता है, यानी इनिशियल वैल्यू देना उसको, उसी तरह 2 डायमेंशनल अरे को भी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में इनिशियलाइज किया जा सकता है। और इसके 3 मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1, सबसे पहले इस टेबल की रोज़ देखें, 3 हैं, और कॉलम्स देखें, 4 हैं। इस अरे को हम नाम दे देते हैं ए। तो अब इसको डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में इनिशियलाइज करना है। सबसे पहले डेटा टाइप इंटीजर लिखें, फिर वेरिएबल नेम ए, फिर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स, फिर इक्वल टू साइन, और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में वो नंबर्स लिख लें जो आप इस अरे में इंसर्ट करना चाहते हैं।
इनिशियली, पर ये इंसर्ट होंगे रो बाय रो। देखते जाएं। पहले फर्स्ट रो में इंसर्ट होना शुरू होंगे, तो देखें ये 45 नंबर फर्स्ट रो में आया, फिर 66 फर्स्ट रो के अगले जगह पे, फिर 39 उससे अगली जगह पे, 72 उससे अगली जगह पे। अब फर्स्ट रो भर गई है, तो नंबर 87 नेक्स्ट रो के पहले कॉलम में जाएगा। इसी तरह फिर 50, 56, 63। अभी देखें सेकंड रो भी फिल हो गई है, तो ये 44 थर्ड रो में आएगा, फिर 23 उससे अगली जगह पे, 58 उससे अगली जगह पे, 88 उससे अगली जगह पे। पर ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला मेथड है। पहली बार देखने से पता नहीं चलता कि कहाँ तक फर्स्ट रो के अंदर नंबर्स होंगे, कहाँ तक सेकंड रो के अंदर नंबर्स होंगे, और कहाँ तक थर्ड रो के नंबर्स हैं। इससे थोड़ा बेहतर मेथड नंबर 2 है, जिसका इनिशियल हिस्सा तो सेम है, लेकिन बाद में विद इन करली ब्रैकेट्स हर रो में मौजूद टर्म्स के लिए एक और करली ब्रैकेट्स का सेट्स लगा दिया जाएगा, जिसकी वजह से हर रो के एलिमेंट्स को देखते ही हम पहचान सकते हैं कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मेथड नंबर 3 इससे भी बेहतर है, क्योंकि इसमें हम लोग टाइप ही इस तरह करते हैं कि प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल टेबल की शक्ल में होती है। हर रो बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। लास्ट रो में कॉमा नहीं डालना, क्योंकि उसके बाद कोई और ब्रैकेट ओपन नहीं हो रही, सिर्फ क्लोज हो रही है। तो ये हमने देख ली है डेटा टाइप इंटीजर की एग्जांपल। अब हम डेटा टाइप फ्लोट की 2 डायमेंशनल अरे की एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें वेरिएबल नेम है वेट, नंबर ऑफ रोज हैं 5 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2। तो सिंपली अब टेबल ड्रॉ करके उसमें वैल्यूज़ लिख लें। ये है 2D अरे ऑफ डेटा टाइप फ्लोट। कोई फ़र्क नहीं, बिल्कुल वैसी ही है, बस इसमें सिर्फ वैल्यूज़ में डेसिमल आ जाते हैं। एक्सेसिंग एंड फिलिंग 2 डायमेंशनल अरे। एक्सेसिंग का मतलब होता है टू रीच आउट, किसी चीज़ तक पहुंचना। जैसे ये लड़का किसी चीज़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। डेटा को 2D अरे के किसी भी एलिमेंट में एक्सेस करके लिखा जा सकता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये कोई नॉर्मल वेरिएबल हो। और ऐसा करने के लिए रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स स्पेसिफाई करनी होगी। मिसाल के तौर पे इस असाइनमेंट स्टेटमेंट से हम नंबर 15 को 2D अरे जिसका नाम k है उसमें स्टोर करेंगे रो 2 में और कॉलम 4 में। 2D अरेज को एक्सेस किया जाता है रो बाय रो, और उसके लिए नेस्टेड लूप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आउटर लूप रो इंडेक्स के लिए और इनर लूप कॉलम इंडेक्स के लिए यूज़ होती है। MCQ में ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आउटर लूप कॉलम और इनर लूप रो के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, कर सकते हैं, मगर बिगिनर लेवल पे ये बेहतर है कि आउटर लूप से रो इंडेक्स और इनर लूप से कॉलम इंडेक्स ही रिप्रेजेंट हो। नेक्स्ट हम 3 प्रोग्राम्स देखेंगे कि किस तरह से किसी एलिमेंट ऑफ अरे को एक्सेस किया जाता है। प्रोग्राम 5, प्रोग्राम that declares a 2D integer array of 3 rows and 4 columns, initializes it with data 30, 20, 55, so on up to 104, and finds total of all the values। ये इसका कोड है। मैंने बुक के कोड में थोड़ा सा एडिशन किया है कि दोनों फॉर लूप्स के लिए करली ब्रैकेट भी लगा लिए हैं, ताकि थोड़ा क्लैरिटी से समझ आए। जब आप ओल्ड स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो आप इन ब्रैकेट्स को रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट फॉर लूप में बेसिकली एक ही स्टेटमेंट है और वो है अनदर फॉर लूप, और इस सेकंड फॉर लूप में भी एक ही स्टेटमेंट है, टोटल की सम स्टेटमेंट। जब किसी भी लूप या इफ़ कमांड में एक ही स्टेटमेंट हो तो आप बगैर ब्रैकेट्स के इस तरह भी लिख सकते हैं, पर फिलहाल समझने के लिए ब्रैकेट्स लगी रहने दें। इस कोड में सबसे पहले डेटा टाइप इंटीजर में वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं i और j, जो कि रोज़ और कॉलम्स के लिए फॉर लूप्स में यूज़ होंगे। इसके बाद एक और वेरिएबल टोटल डिफाइन हुआ है इन डेटा टाइप इंटीजर, जो कि बाद में डिफाइन की जाने वाली अरे k के एलिमेंट्स को सम करने के लिए काम आएगा। और ये जो k नाम की 2 डायमेंशनल अरे डिफाइन की है, इसकी 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स, जो आप जानते हैं कि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होती हैं। और देखिए, ना सिर्फ अरे डिफाइन की है बल्कि इनिशियलाइज भी कर दी है।
तो ये वैल्यूज़ रो बाय रो अपनी जगह पे फिट हो गई हैं। अब देखें, वेरिएबल टोटल को हमने इनिशियलाइज कर दिया है विद ज़ीरो, क्योंकि आगे जाकर इसने लूप में सम करना है अरे की तमाम वैल्यूज़ को। अब चलते हैं फर्स्ट फॉर लूप में। लूप की इनिशियल वैल्यू है i इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जो कि 3 से कम है, तो इनर फॉर लूप में जाएगा और इसमें मौजूद टोटल वाली स्टेटमेंट को 4 टाइम्स रन करेगा, जिसमें j की वैल्यू एक बार 0 होगी, एक बार 1, एक बार 2 और एक बार 3। तो जो हमारे टोटल में इनिशियल वैल्यू 0 पड़ी हुई थी, उसमें k00 की वैल्यू 30 ऐड होने से टोटल हो गया 30। नेक्स्ट बार k01 में पड़ी वैल्यू 20 ऐड होने से टोटल हो गया 50। नेक्स्ट बार k02 में पड़ी हुई वैल्यू 55 ऐड होने से टोटल हो गया 105। नेक्स्ट टाइम k03 में पड़ी हुई वैल्यू 206 ऐड होने से टोटल हो गया 311। अब इनर लूप में j की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 4 हो गई, तो लूप से एग्जिट कर गया। और आउटर लूप में i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो गई और फिर से इनर लूप में आ गया और j की वैल्यू 0 से 3 तक रन करेगा और यूं सेकंड रो यानी रो इंडेक्स 1 की तमाम वैल्यूज़ को सम करेगा और इसी तरह नेक्स्ट बार रो इंडेक्स 2 में मौजूद तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेगा और इनर लूप से एग्जिट कर जाएगा। अब जब आउटर लूप में इंक्रीमेंट करेगा तो i की वैल्यू 3 हो जाएगी और टेस्ट कंडीशन i लेस देन 3 फॉल्स हो जाएगी, लिहाजा आउटर लूप से भी एग्जिट कर जाएगा। अब बैकग्राउंड में जो टोटल की कैलकुलेशन हुई है वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। देखें, फाइनली सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट होगी और इसके नतीजे में आउटपुट स्क्रीन पे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ टोटल तो एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि वेरिएबल टोटल में पड़ी हुई वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा और फाइनली गेट कर्व फंक्शन की वजह से आउटपुट स्क्रीन होल्ड रहती है। Program 6. The following program will multiply each element of the array by 2 that has 3 rows and 4 columns and display it in form of a matrix. The array is initialized to data values from 1 to 12 with 3 rows and 4 columns. ये इसका कोड है। सबसे पहले तो देखें, इसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर डॉट हेडर भी ऐड किया है, क्योंकि दो इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर होते हैं, एंड लाइन और सेट विड्थ। एंड लाइन इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लिखे बगैर भी फंक्शन करता है, मगर जब सेट विड्थ को कोड में यूज़ करना हो तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखना पड़ेगा। इस बार बुक के कोड में मैं सिर्फ आउटर फॉर लूप के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इनर लूप में सिर्फ एक ही कमांड है। प्रिंटिंग करेगा इन कॉलम्स विद अ गैप, जो कि सेट विड्थ की वजह से मिलेगा, और मल्टीप्लाई बाय 2 भी करेगा। पर जब रो कंप्लीट हो जाएगी तो आउटर लूप में वापस आकर एंड लाइन की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे जाएगा, फिर इंक्रीमेंट करके दोबारा इनर लूप में जाएगा, प्रिंटिंग करेगा इन कॉलम्स विद अ गैप एंड मल्टीप्लाइंग विद 2। जब रो कंप्लीट हो जाएगी तो आउटर लूप में वापस आकर पहले एंड लाइन करके कर्सर न्यू लाइन पे जाएगा और इंक्रीमेंट करके फिर से इनर लूप में आएगा, प्रिंटिंग करेगा इन कॉलम्स विद अ गैप एंड मल्टीप्लाइंग विद 2। पर जब रो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर से आउटर लूप में वापस आकर पहले एंड लाइन करके कर्सर न्यू लाइन पे जाएगा। अब की बार जब इंक्रीमेंट करेगा तो i की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी कंडीशन i लेसर देन 3 फेल हो जाएगी। इसलिए C++ कंपाइलर आउटर फॉर लूप से भी एग्जिट कर जाएगा और फाइनली गेट ख कमांड की वजह से हमारी स्क्रीन होल्ड रहती है। कोड तो पूरा चल गया, बट शायद कुछ स्टूडेंट्स को लूप की वैल्यूज़ की समझ ना आई हो। तो देखें, आउटर लूप 0 से 2 तक चला और इनर लूप 0 से 3 तक। इनिशियली हमने जो अरे में वैल्यूज़ इनिशियलाइज की थी वो कुछ इस पैटर्न पे 2D अरे में स्टोर हुई। तो लूप रन होने में सबसे पहले वो k00 में गया, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो गया। इसके बाद इधर गया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 4 हो गया। ज़रा देखें किस तरह जा रहा है, पहले k00 में गया, फिर k01 में, k02, k03, अब अगली रो में आया तो k10 में
फिर K11, K12, K13, फिर अगली रो में आया K20, K21, K22, K23 में, और सबको 2 से मल्टीप्लाई करके स्क्रीन पे टेबल की शक्ल में प्रिंट कर दिया। और इस तरह हमें मैट्रिक्स फॉर्म में स्क्रीन पे टेबल नज़र आ गया। Program 7. The following program prompts the user to enter 12 integers in a two-dimensional array that has 3 rows and 4 columns, and it finds the largest number. इस प्रोग्राम का कोड थोड़ा लेंथी है, इसलिए मैं स्टार्ट की ये 3 लाइंस नहीं लिख रहा ताकि स्पेस हमें अवेलेबल हो। ये इसका बाकी मांदा कोड है। इस कोड में 2 नेस्टेड फॉर लूप्स हैं, जिसमें बाद वाले नेस्टेड लूप के इनर फॉर लूप में 2 करली ब्रैकेट्स कोड में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें इफ़ स्टेटमेंट के अंदर भी एक स्टेटमेंट रन हो रही है। इससे स्टूडेंट्स को क्लैरिटी से समझ आएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी। कोड में सबसे पहले डेटा टाइप इंटीजर में वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं आई और जे, जो कि रोज़ और कॉलम्स के लिए फॉर लूप्स में यूज़ होंगे। इसके बाद एक अरे ए डिफाइन की है ऑफ 3 रोज़ एंड 4 कॉलम्स, जिसमें हम इंटीजर्स को इनपुट होने पे स्टोर करेंगे। और वेरिएबल मैक्स डिफाइन किया है, जो कि हमारी अरे की तमाम वैल्यूज़ को कंपेयर करके जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो चलें कोड को रन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट होगी, जिसके नतीजे में आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ एंटर 12 इंटीजर्स सेपरेटेड बाय स्पेस, और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा। फिर आउटर फॉर लूप रन होगा, जिसमें आई यानी रो इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू 0 है, और इनर लूप में जाएगा, उसमें जे यानी कॉलम की इंडेक्स वैल्यू 0 से 3 तक रन होंगी। यानी ये सी इन की कमांड 4 बार रन होगी। उसमें आई की वैल्यू 0 होगी और जे की वैल्यू 0, 1, 2, 3। तो हम जो पहली 4 वैल्यूज़ एंटर करेंगे वो इन लोकेशंस पे स्टोर हो जाएंगी। अब इनर लूप से निकलकर आउटर लूप में जाएगा तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी, और फिर से इनर लूप में जाकर 0 से 3 तक टोटल 4 बार सी इनकी कमांड को रन करेगा। तो जो 4 वैल्यूज़ हम एंटर करेंगे वो इन लोकेशंस पे स्टोर हो जाएंगी। इसी तरह जब तीसरी बार आउटर लूप रन होगा तो आई यानी रो की इंडेक्स वैल्यू 2 हो जाएगी, और इनर लूप रन होगा फ्रॉम इंडेक्स वैल्यू 0 to 3, यानी सी की कमांड फिर से 4 बार रन होगी, और जो वैल्यूज़ हम एंटर करेंगे वो इन लोकेशंस पे स्टोर हो जाएंगी। अब जब आउटर लूप में जाके इंक्रीमेंट करेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी कंडीशन आई लेसर देन 3 फॉल्स हो गई, क्योंकि 3 इज़ नॉट लेस देन 3। इसलिए अब नेस्टेड फॉर लूप से एग्जिट करके कंपाइलर नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा, जिसमें हम वेरिएबल मैक्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं बाय असाइनिंग वैल्यू, जो कि अरे ए में 0 लोकेशन पे है, यानी 22। अब कंपाइलर नीचे वाले नेस्टेड फॉर लूप में जाएगा और रो बाय रो इस इफ़ स्टेटमेंट को चेक करेगा, यानी जहाँ भी उसको इस अरे के एलिमेंट्स में पड़ी हुई वैल्यू मैक्स में पड़ी हुई वैल्यू से ग्रेटर मिलेगी तो हमारा प्रोग्राम मैक्सिमम की वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो पहली टर्म तो एज इट इज़ मैक्स में पड़ी हुई है। जब नेक्स्ट टर्म को चेक किया कि मैक्स से बड़ी है तो पता चला कि हाँ बड़ी है, तो मैक्स को अपडेट कर दिया। फिर नेक्स्ट टर्म को देखा, वो भी बड़ी है, अपडेट कर दिया। फिर नेक्स्ट टर्म, वो भी बड़ी है, मैक्स को अपडेट कर दिया। फिर नेक्स्ट टर्म, वो स्मॉल है, लिहाजा नो अपडेट। फिर नेक्स्ट को देखा, स्मॉल है, नो अपडेट। फिर नेक्स्ट को देखा, ये बड़ी है, तो मैक्स को अपडेट कर दिया। और इसके बाद वाली तमाम टर्म्स को भी एक एक करके चेक किया, पर सब स्मॉल थी, लिहाजा मैक्स को मज़ीद अपडेट नहीं किया। अब इस नेस्टेड लूप से भी एग्जिट होकर सी आउट स्टेटमेंट रन होगी, जिसकी वजह से इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ द लार्जेस्ट नंबर इज़ प्रिंट होगा, और वेरिएबल मैक्स में पड़ी हुई वैल्यू 87 प्रिंट होगी। और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, और गेट क फंक्शन की वजह से हमारी ये स्क्रीन होल्ड रहेगी। स्ट्रिंग्स। आप लोग इंटीजर अरे पढ़ चुके हैं और इंटीजर डेटा टाइप में 2 डायमेंशनल अरे भी देख चुके हैं, और इसको लिखने के डिफरेंट तरीके भी देख चुके हैं, जिनसे कि रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है। फ़िलहाल 1 डायमेंशनल अरे पे फोकस करते हैं। फ्लोट अरे भी इंटीजर अरे की तरह होती है, सिर्फ डेसिमल का फ़र्क होता है।
तीसरी डेटा टाइप जिसकी अरे बच गई है वो है कैरेक्टर डेटा टाइप। इसी को दरअसल स्ट्रिंग कहते हैं। कैरेक्टर स्ट्रिंग का हर एलिमेंट वन कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है। तमाम स्ट्रिंग्स एक स्पेशल कैरेक्टर पे एंड होती हैं जो है \0, जिसे नल कैरेक्टर कहते हैं। ये ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाता है, जुड़ जाता है स्ट्रिंग के एंड पे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग को नेम, एड्रेस, ऑब्जेक्ट और बुक टाइटल वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्ट्रिंग को डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में डिफाइन करने के लिए जनरल फॉर्म ऐसी होती है। पहले कैरेक्टर लिखते हैं, फिर स्ट्रिंग का नेम होता है, फिर स्ट्रिंग का साइज़ लिखा जाता है। ये जो स्ट्रिंग का साइज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड है, ये स्पेसिफाई करता है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्ट्रिंग्स में स्टोर किए जा सकते हैं। और चूंकि नल कैरेक्टर स्ट्रिंग के एंड पे अपेंड होता है, तो अगर स्ट्रिंग के अंदर n कैरेक्टर्स हैं तो स्ट्रिंग का साइज़ एटलीस्ट n+1 होना चाहिए। जैसे वर्ड पाकिस्तानी में 9 अल्फ़ाबेट्स हैं और इसके एंड पे \0 भी अपेंड होना है, इसलिए स्ट्रिंग का साइज़ कम से कम 10 होना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं। ये स्टेटमेंट एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर रही है जिसका नाम है वीकडे, और ये मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स होल्ड कर सकती है, जिसमें एक नल कैरेक्टर भी शामिल होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस स्ट्रिंग का नाम है स्टूडेंट नेम और इसमें 20 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, जिनमें एक नल कैरेक्टर भी शामिल होगा। अब देखते हैं इनिशियलाइजिंग स्ट्रिंग्स, यानी स्ट्रिंग में इनिशियल वैल्यू कैसे पुट की जाए। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में ही इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे हमने इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट अरेज को इनिशियलाइज किया है। ऐसे इस स्टेटमेंट में अरे डिक्लेयर भी हुई है और इनिशियलाइज भी हो गई है। इसी को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, ऐसे। जब सबको कंबाइन करके एक वर्ड की शक्ल में लिखना है तो दो काम हुए हैं, कर्ली ब्रैकेट्स ख़त्म हो गई हैं और साइड्स पे सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास लग गए हैं। और ये कंप्यूटर मेमोरी में कुछ इस तरह से प्लेस होगा और कंपाइलर \0 यानी नल को ऑटोमेटिकली लास्ट कैरेक्टर के बाद प्लेस कर देगा। और आखिरी 3 कैरेक्टर्स डिफाइंड नहीं हैं। स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने का एक और तरीका भी है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स को एम्प्टी छोड़ दिया जाए। इस स्टेटमेंट में सिटी स्ट्रिंग वेरिएबल है, यानी स्ट्रिंग नेम, जो कि 8 कैरेक्टर्स होल्ड करेगा। हालांकि वर्ड कराची में सिर्फ 7 कैरेक्टर्स हैं। नल कैरेक्टर स्ट्रिंग के एंड पे ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाएगा, जिसका मतलब है कि स्ट्रिंग का साइज 8 हुआ और इंडेक्स नंबर्स 0 से 7 तक होंगे। कॉमनली यूज्ड स्ट्रिंग फंक्शंस। हम 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्ट्रिंग फंक्शंस स्टडी करेंगे। cin.get, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कैट जो कि वर्ड कॉन्कैटिनेशन की शॉर्ट फॉर्म है, स्ट्रिंग लेंथ और स्ट्रिंग कंपेयर। स्ट्रिंग फंक्शंस को प्रोग्रामिंग कोड में यूज़ करने के लिए string.header फाइल भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज में यूज़ होगी। बारी बारी सबको देखते हैं। सबसे पहले cin.get फंक्शन। इसका नाम बाकी सब कॉमनली यूज्ड स्ट्रिंग फंक्शन से मुख्तलिफ है। इसमें वर्ड स्ट्रिंग यूज़ नहीं हो रहा। इसका पर्पज़ है कि कीबोर्ड से इनपुट होने वाली स्ट्रिंग को रीड करे, जिसमें ब्लैंक स्पेसेस भी शामिल हो सकती हैं। आपको याद हो तो सी लैंग्वेज में जब हम स्कैन एफ फंक्शन से स्ट्रिंग को रीड करने की कोशिश करते थे तो वो पहली स्पेस के बाद वाले हिस्से को रीड नहीं करता था। बहरहाल C++ में इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए जनरल फॉर्म ऐसी होती है। इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट है स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम और दूसरा स्ट्रिंग या कैरेक्टर एरे का मैक्सिमम पॉसिबल साइज। चलें अब 2 प्रोग्राम्स देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। प्रोग्राम 8, द फॉलोइंग प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट्स द यूज़ ऑफ cin.get फंक्शन। ये इसका कोड है। सबसे शुरू में कैरेक्टर अरे डिफाइन हो रही है, यानी देखते ही समझ जाएंगे कि स्ट्रिंग है और इसका वेरिएबल नेम str है। आमतौर पे ऐसा नेम नहीं रखना चाहिए जो कि हमें कंफ्यूज करे, बट चलें फर्स्ट प्रोग्राम है इस टॉपिक पे। स्ट्रिंग का मैक्सिमम साइज है 50, यानी मेमोरी में 50 एलिमेंट्स की स्पेस रिजर्व कर देगा कंपाइलर। ये रहे फर्स्ट 20, फिर नेक्स्ट 20 और जगह कम है ऊपर लिख लेता हूँ नेक्स्ट 10। नेक्स्ट है सी आउट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की वजह से स्क्रीन पे प्रिंट होगा एंटर अ स्ट्रिंग। और अब देखें, नेक्स्ट कमांड को सीखने के लिए ही ये कोड रखा गया।
यूज़र की इनपुट का वेट हो रहा है। हम इनपुट कर देते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो कुछ हमने एंटर किया है ये कैरेक्टर अरे में स्टोर हो जाएगा और एंड पे नल कैरेक्टर \0 भी अपेंड हो जाएगा। नेक्स्ट सी आउट स्टेटमेंट के नतीजे में स्क्रीन पे ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ यू टाइप्ड प्रिंट होगा और वेरिएबल str में पड़ा हुआ सेंटेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रिंट होगा और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा और गेट क फंक्शन की वजह से हमारी स्क्रीन होल्ड रहती है। ऊपर हमने इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर्स डॉट हेडर नहीं डाला मगर फिर भी एंड लाइन मैनिपुलेटर वर्क कर रहा है। इसकी जगह अगर सेट विड्थ मैनिपुलेटर यूज़ होगा तो इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर डॉट हेडर यूज़ करना पड़ेगा। बुक में ये वाला सेमी कॉलम मिस टाइप था, मैंने लिख लिया है। अगला प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम 9। द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स अ स्ट्रिंग यूजिंग सी इन स्टेटमेंट एंड डिस्प्लेज इट ऑन द स्क्रीन। ये इसका कोड है। इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि स्ट्रिंग को सी इन स्टेटमेंट से भी रीड किया जा सकता है मगर उसकी कुछ लिमिटेशन है। बाकी प्रोग्राम बिल्कुल उसी तरह है और वैसे ही रन होगा। इस सी इन स्टेटमेंट के नतीजे में कंपाइलर इनपुट का वेट कर रहा है और हम इनपुट कर देते हैं पहले की तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये कैरेक्टर अरे में स्टोर होना है पर इस बार सिर्फ पहला वर्ड इंफॉर्मेशन ही स्टोर हो पाएगा और नल कैरेक्टर अपेंड हो जाएगा क्योंकि सिर्फ सी इन फंक्शन के नतीजे में जब कंपाइलर को स्पेस नज़र आती है तो वो उसके बाद वाले वर्ड्स को इग्नोर कर देता है। ये है इस सी इन स्टेटमेंट की लिमिटेशन। नेक्स्ट सी आउट स्टेटमेंट के नतीजे में स्क्रीन पे ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ यू टाइप्ड प्रिंट होगा और वेरिएबल str में पड़ा हुआ वर्ड इंफॉर्मेशन प्रिंट होगा और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा और गेट ख फंक्शन की वजह से हमारी स्क्रीन होल्ड रहती है। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। इसका नाम ही बता रहा है कि किसी एक स्ट्रिंग वेरिएबल या स्ट्रिंग कांस्टेंट के कंटेंट्स को किसी दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल में कॉपी करता है। C++ में इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए जनरल फॉर्म ऐसी होती है। इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, जो कि स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं। जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो स्ट्रिंग 1 के कंटेंट्स को स्ट्रिंग 2 में कॉपी कर देगा। बस ये याद रहे कि बाद वाले स्ट्रिंग वेरिएबल के कंटेंट्स पहले वाले में कॉपी होते हैं। अगर ये भूलने का चांस हो तो इस तरह से जहन में ले आए कि बाद वाले के अंदर जो कुछ है वो उठा के पहले वाले में रख रहे हैं। मिसाल देखें, इसमें फर्स्ट कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग को डिफाइन भी किया है और इनिशियलाइज भी विद वर्ड इस्लामाबाद, जबकि बाकी 2 कैरेक्टर एरेज या स्ट्रिंग वेरिएबल्स को सिर्फ डिफाइन किया है, इनिशियलाइज नहीं किया, वो एम्प्टी हैं। अब स्ट्रिंग कॉपी कमांड एग्जीक्यूट होने की वजह से स्ट्रिंग 1 में पड़ा हुआ इस्लामाबाद स्ट्रिंग 2 में भी कॉपी हो जाएगा और सी आउट कमांड एग्जीक्यूट होने के नतीजे में स्क्रीन पे पहले तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ स्ट्रिंग 2 प्रिंट होगा और फिर स्ट्रिंग 1 में पड़ा हुआ वर्ड प्रिंट होगा जो कि है इस्लामाबाद और फिर एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट होगी और इस बार स्ट्रिंग 3 में हम ऑलरेडी मौजूद स्ट्रिंग्स में से कुछ कॉपी नहीं कर रहे बल्कि एक न्यू वर्ड कॉपी कर रहे हैं, पाकिस्तान। और सी आउट कमांड एग्जीक्यूट होने के नतीजे में इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ स्ट्रिंग 3 प्रिंट होगा और फिर स्ट्रिंग 3 में पड़ा हुआ वर्ड प्रिंट होगा जो कि है पाकिस्तान और फिर एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा और गेट ख फंक्शन की वजह से हमारी आउटपुट स्क्रीन होल्ड रहती है। स्ट्रिंग कैट, जो कि शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन की। कैटिनेशन कॉम्बिनेशन से मिलता जुलता लफ्ज़ है। इसका काम है 2 स्ट्रिंग्स को एक साथ ज्वाइन करना यानी कंबाइन करना। C++ में इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए जनरल फॉर्म ऐसी होती है। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये स्ट्रिंग 2 को कॉन्कैटिनेट कर देगा, अपेंड कर देगा स्ट्रिंग 1 के एंड पे। मिसाल देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट में 2 कैरेक्टर अरेज या स्ट्रिंग्स को डिफाइन किया है पर इनिशियलाइज नहीं किया, अभी एम्प्टी हैं। नेक्स्ट स्ट्रिंग कॉपी की स्टेटमेंट रन होने पे कंपाइलर स्ट्रिंग 1 के अंदर लफ्ज़ होम को कॉपी कर देगा और एंड में नल कैरेक्टर \0 भी लगाएगा। नेक्स्ट स्ट्रिंग कॉपी स्टेटमेंट रन होने पे कंपाइलर स्ट्रिंग 2 के अंदर लफ्ज़ वर्क को कॉपी कर देगा और एंड में नल यानी \0 भी लगाएगा। अब जब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट वाली स्टेटमेंट रन होगी तो स्ट्रिंग 2 में पड़ा हुआ वर्ड वर्क स्ट्रिंग 1 के एंड पे अपेंड हो जाएगा। नेक्स्ट
सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट होने पे आउटपुट स्क्रीन पे सबसे पहले तो जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू एज इट इज़ आएगा। बाद में स्ट्रिंग 1 अरे में पड़ा हुआ कंप्लीट स्ट्रिंग होमवर्क प्रिंट होगा और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, इसका नाम ही इसका काम बता रहा है। ये फंक्शन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। C++ में इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए जनरल फॉर्म ऐसी होती है। यहाँ वर्ड स्ट्रिंग वेरिएबल है। इसकी एक एग्जांपल देखें। फर्स्ट स्टेटमेंट में एक कैरेक्टर एरे यानी स्ट्रिंग डिफाइन हो रही है जिसके अंदर टोटल 10 एलिमेंट्स की गुंजाइश है। इस अरे को इनिशियलाइज किया है विद वर्ड कंप्यूटर, एंड में नल यानी \0 भी लगेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट सी आउट जब रन होगी तो आउटपुट स्क्रीन पे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ आएगा द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर, और फिर स्ट्रिंग लेंथ कमांड की वजह से स्ट्रिंग की लेंथ जो कि 8 कैरेक्टर्स है वो प्रिंट करेगा और फिर एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। यहाँ एक फ़र्क समझ लें। एग्जाम्पल में स्ट्रिंग वेरिएबल की लेंथ आउटपुट की जा रही है इसलिए आंसर 8 है। अगर स्ट्रिंग का साइज पूछा जाए तो वो 10 है जो हमने डेक्लेरेशन स्टेटमेंट में डिफाइन किया है, और इसमें नल कैरेक्टर या अनडिफाइंड ब्लैंक स्पेस को भी काउंट करते हैं। चलें इसी से मुतालिक एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम 10, द फॉलोइंग प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट्स द यूज ऑफ स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। इट पॉइंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ईच सिटी नेम। ये इसका कोड है। इस पहली स्टेटमेंट में हम 3 कैरेक्टर अरेज यानी स्ट्रिंग्स डिक्लेयर कर रहे हैं और ब्रैकेट्स में कुछ नहीं लिखा, यानी कंपाइलर ऑटो कैलकुलेट करके स्ट्रिंग का साइज फाइनल करेगा। फर्स्ट अरे में सिटी का नेम है लाहौर और एंड पे नल कैरेक्टर अपेंड होगा तो अरे की लेंथ है सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यानी 6। सेकेंड अरे में सिटी का नेम है इस्लामाबाद, एंड पे नल कैरेक्टर अपेंड होगा, अरे की लेंथ सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है यानी 9। थर्ड अरे में सिटी का नेम है कराची, एंड पे नल कैरेक्टर अपेंड होगा, अरे की लेंथ यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है 7। अब पहली सी आउट स्टेटमेंट रन होने पे आउटपुट स्क्रीन पे लिखा आएगा इन्वर्टेड कॉमर्स वाली स्टेटमेंट जो कि है कैरेक्टर्स इन सिटी 1 आर, और फिर सिटी 1 की लेंथ जो कि है 6, और फिर एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट सी आउट स्टेटमेंट रन होगी और स्क्रीन पे प्रिंट होगा इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ कैरेक्टर्स इन सिटी 2 आर, और फिर सिटी 2 की स्ट्रिंग लेंथ जो कि है 9, और फिर एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट सी आउट स्टेटमेंट रन होगी और स्क्रीन पे प्रिंट होगा इन्वर्टेड कॉमर्स वाला कैरेक्टर्स इन सिटी 3 आर, और फिर सिटी 3 की स्ट्रिंग लेंथ जो कि है 7, और फिर से एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे आ जाएगा, और गेट ख फंक्शन की वजह से हमारी स्क्रीन होल्ड रहती है। स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन, इसका भी नाम ही इसका काम बता रहा है। ये फंक्शन 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है और उस कंपैरिजन के नतीजे में एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, और ये जो कंपैरिजन होता है ये बेस करता है कैरेक्टर्स के ASCII कोड्स पे। आप जानते हैं कि ASCII टेबल में हर डेसिमल नंबर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 48 से 57 का मतलब है 0 से 9 तक के नंबर्स, और इसी तरह 65 से 90 का मतलब है कैपिटल A से कैपिटल Z तक, और 97 से 122 तक स्मॉल a से स्मॉल z तक। C++ में स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन यूज़ करने की जनरल फॉर्म ऐसी होती है। जब ये कमांड एग्जीक्यूट होती है तो ये फर्स्ट कैरेक्टर्स को कंपेयर करती है, वो सेम हो तो नेक्स्ट को, इसी तरह बार बार कंपेयर करती रहती है जब तक के कैरेक्टर्स डिफर ना कर लें या टर्मिनेटिंग नल कैरेक्टर ना आ जाए। याद रहे कंपैरिजन में A इज़ कंसिडर्ड एज लेस देन B and B is considered as less than C and so on. String compare function जो integer value रिटर्न करेगा वो होगी 0, 1 या -1। 0 तब रिटर्न होगी जब string 1 और string 2 दोनों सेम हो, 1 तब रिटर्न होगी जब string 1 is greater than string 2, और -1 तब रिटर्न होगी जब string 1 is lesser than string 2। ये नॉर्मली MCQ में भी आ सकता है। चलें इसको समझने के लिए एक प्रोग्राम देखते हैं। Program 11, the following program demonstrates the use of string compare function। इसका कोड भी थोड़ा सा लेंथी है इसलिए मैं ये वाले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और void main फंक्शन नहीं लिख रहा, बाकी का कोड ये है। बुक के अंदर कोड में गलती थी, उसको करेक्ट करने के लिए मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड कर दी हैं,
और एम्प्टी रखी हैं क्योंकि कैरेक्टर अरे डिफाइन और इनिशियलाइज करने के लिए अरे साइज बताना होता है या ब्लैंक रखना होता है। ब्लैंक रखने की सूरत में कंपाइलर खुद ही आगे के कैरेक्टर्स को काउंट करके वैल्यू फिल कर देता है। तो ये स्ट्रिंग्स या कैरेक्टर अरेज डिफाइन करने के बाद 3 इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किए हैं x, y और z, ताकि स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शंस जो आगे 3 बार यूज़ होंगे और कंपैरिजन के नतीजे में जो इंटीजर वैल्यू आएगी वो इन x, y और z में स्टोर हो जाए। फर्स्ट स्ट्रिंग कंपैरिजन देखें। स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को कंपेयर करना है, दोनों सेम हैं, लिहाजा x में वैल्यू आएगी 0। अब सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट स्क्रीन पे लिखा आएगा इन्वर्टेड कॉमास वाला स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर इक्वल, कॉमा x इज इक्वल टू। इसके बाद x में पड़ी वैल्यू प्रिंट होगी जो कि है 0 और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन रन होगा। स्ट्रिंग 3 और स्ट्रिंग 1 को कंपेयर करना है, दोनों के पहले अल्फ़ाबेट्स कंपेयर करें। यहाँ से पता चला कि p इज़ ग्रेटर देन m, यानी स्ट्रिंग 3 इज़ ग्रेटर देन स्ट्रिंग 1। ऐसे में स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है y में वो होगी 1। अब सी आउट स्टेटमेंट रन होगी, इन्वर्टेड कॉमास वाला स्ट्रिंग 3 इज़ ग्रेटर देन स्ट्रिंग 1, कॉमा y इज़ इक्वल टू प्रिंट होगा। इसके बाद y में पड़ी वैल्यू प्रिंट होगी जो कि है 1 और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन रन होगा। स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 4 को कंपेयर करना है, दोनों के पहले अल्फ़ाबेट्स कंपेयर करें। यहाँ से पता चला कि m इज़ स्मॉलर देन o, यानी स्ट्रिंग 1 इज़ स्मॉलर देन स्ट्रिंग 4। ऐसे में स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है z में वो क्या होगी, -1। अब सी आउट स्टेटमेंट रन होगी, इन्वर्टेड कॉमास वाला स्ट्रिंग 1 इज़ लेसर देन स्ट्रिंग 4, कॉमा z इज़ इक्वल टू प्रिंट होगा। इसके बाद z में पड़ी हुई वैल्यू प्रिंट होगी जो कि है -1 और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। और फाइनली गेट कर्व फंक्शन की वजह से हमारी स्क्रीन होल्ड रहती है। Study with me, a learning experience.